हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास में पहला लेसन पढ़ेंगे। भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसमें पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए 1848 की उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र दे रखा है, किताब लेसन स्टार्ट होने से एक चित्र दे रखा है। इसमें ये महिला की, स्त्री की मूर्ति है। ये स्त्री की मूर्ति को उन्होंने क्या दिया है, क्या नाम दिया है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में जो निरंकुश, जो स्त्री की रूप, पुरुष की लंबी कतार में जो ये स्त्री की जो मूर्ति है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ये आपको अभी मैंने पढ़ाया है। तो स्त्री को उन्होंने क्या नाम दिया है? मूर्ति से कई आगे एक जुलूस है। उन्होंने अलग राष्ट्रों में समूह में राष्ट्रीय पोशाक से स्वतंत्रता की मूर्ति से कई आगे है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया है बताइए? इसको उन्होंने ये नाम दिया है कि स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया है। तो स्त्री को मतलब वहाँ की जनता की स्वतंत्रता को उन्होंने, और वो सभी, उसके एक हाथ में मशाल है, दूसरे हाथ में जनता के अधिकारों का घोषणा पत्र है, और जो कि एक निरंकुश संस्था के ध्वस्त अवशेष नीचे बिखरे हुए हैं। इस चित्र में मैं आपको समझा रही हूँ। तो यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसमें ये बात बताई गई है कि सरकार 2 प्रकार की होती है, निरंकुश और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र सरकार पे जनता का अंकुश होता है क्योंकि वो जनता की होती है। निरंकुश सरकार जो कि सैन्य बलों पर चलती है, उस पर जनता का अंकुश नहीं होता है। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तब फ्रेडरिक सारियू ने प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न अपने राष्ट्रों के बीच स्वप्न सब देखा था। उसने गणराज्यों से मिलकर बना था। श्रृंखला में यही बताया गया है जो इस चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया है। तो अभी अभी पहुंचा है।
उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारे ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वो झंडा वे थामे हुए थे 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में किया। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए गए कि जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास है विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल में नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद है, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुए। तो आपको याद है, फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा से मतलब है निरंकुश सरकार, निरंकुश सरकार जो सैन्य बलों पर चलती है, जैसा कि फ्रांस में था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। इस बात पे ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जो कि फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, राजतंत्र को भी निरंकुश शासन ही कहते हैं, जो राजतंत्र से निकलकर वहाँ के नागरिक किसमें, फ्रांसीसी नागरिकों में के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो लोगों ने, जो वहाँ के फ्रांस के लोग थे, वो नागरिकों को फ्रांसीसियों के समूह में हस्तांतरित हो गए और उन्होंने क्या घोषणा की कि अब ऐसे राष्ट्र का गठन होगा जिसकी नियति वह मतलब जनता तय करेगी, क्योंकि वो एक निरंकुश राजा के बंधन में थे और वो वहाँ से निकलकर बाहर आ गए। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, सत्य ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए।
आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए जो कि फ्रांस सरकार ने लगा रखे थे। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वे राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। तो जो फ्रांस की क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिकता संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू, दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वालों लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदों से कई ज़्यादा नज़र आने लगे। अब ये यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे।